हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया जब दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें तो वो कहलाता है रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है और इसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा उल्टा नहीं जा सकता। कहने का मतलब आप ये नीचे रिएक्शन को देख पा रहे होंगे, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल का निर्माण यानी H2O का निर्माण करते हैं। अब इनको अलग भौतिक विधियों द्वारा उल्टा नहीं जा सकता, यानी फिर से इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं प्राप्त किया जा सकता। कौन सी विधियों से? भौतिक विधियों से, जो कि साइड में हमने लिख रखी है। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन और अपकेंद्रीकरण, ये होती हैं हमारी भौतिक विधियाँ। इन भौतिक विधियों द्वारा हम जल को पुनः अलग अलग यानी जल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पुनः अलग अलग नहीं प्राप्त कर सकते। रासायनिक अपक्रिया के ये कुछ अभिलक्षण हैं। कहने का मतलब जब भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसें हैं। अब ये गैसें मिल करके एक पानी का निर्माण करती हैं जो कि है द्रव अवस्था। तो यहाँ पर इनकी अवस्था यानी गैस से ये द्रव में बदल रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है ठोस से किसी रिएक्शन में ठोस से कोई पदार्थ द्रव में बदल जाए, या द्रव से गैस में बदल जाए, या गैस से द्रव में बदल जाए। तो ये होता है उनकी अवस्था परिवर्तन। उसके बाद में रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि रासायनिक अपक्रिया जब हो तो उस दौरान या रासायनिक अपक्रिया के बाद में उनके रंग में परिवर्तन देखने को मिले। अगला है इसमें तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है। जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करें तो तापमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। उसके बाद में गैस का उत्सर्जन। जब भी दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ गैसें विस्थापित हों, कुछ गैसें निकलें। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करें और रिएक्शन के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण करें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जैसा कि भोजन का पाचन, हम खाने को खाते हैं, पेट के अंदर जाता है, फिर उसके पेट के अंदर बहुत सारी रसें, बहुत सारी एसिड्स हमारे भोजन के साथ में मिलते हैं और भोजन के साथ में रिएक्शन करके उनको गलाने का काम करते हैं। तो एक तरह से भोजन का पाचन भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और बाहर जब निकालते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी एक तरह से क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, ये तो आपने देखा ही होगा कि जब भी लोहा नमी की उपस्थिति में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, उसका संक्षारण हो जाता है। दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं। अभिकारक, इसमें हम जानेंगे अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं उदाहरण के साथ में। तो अभिकारक वो होते हैं कि जो पदार्थ किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हों या हिस्सा ले रहे हों। जैसे एक रिएक्शन हमने नीचे लिखा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके रिएक्शन करके एक जल का निर्माण करते हैं जो कि H2O का निर्माण करते हैं। इस जल को H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन किया। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में हिस्सा ले रहे हैं और हिस्सा लेकर के इस रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेकर के
रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। तो वही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। अब उनको अभिकारक को जब आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम उत्पाद बोलते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता हो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे एक अभिकारक के रूप में हैं और अभिक्रिया के दौरान ये जल का निर्माण यानी H2O का निर्माण करते हैं, तो ये H2O एक उत्पाद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण जब रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा ही हम दिखाते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों और सूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही उनके प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को दिखाया जा सकता है। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि वो या तो वो ठोस अवस्था में है या लिक्विड है या गैस है या फिर जलीय विलयन यानी एक्वस में है। आइए समझते हैं। नीचे मैग्नीशियम रिबन होता है एक, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको दहन करवाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाता है। यहाँ Mg और ऑक्सीजन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको हम बोलेंगे अभिकारक, और इस अभिकारक के फलस्वरूप इस रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे दोनों पदार्थ जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है हमारा एक नया उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, जिसे उत्पाद बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 2 और इस साइड में उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है और 1। तो जब हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती है, बैलेंस नहीं होती है, तो इस तरह के समीकरण को हम कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या को देखेंगे। तो इसमें जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के इधर एक परमाणु हैं और बनने वाले उत्पाद में भी मैग्नीशियम के एक ही परमाणु हैं, जबकि इस अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इस तरफ उत्पाद में ऑक्सीजन के एक ही परमाणु हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लेंगे। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। अब यहाँ मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो गए और इधर 1 परमाणु हो गए, इसलिए इसके अभिकारक मैग्नीशियम में भी हम इस तरफ 2 लगाकर समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा है जो कि आयरन यानी Fe और जल का रिएक्शन करवाया गया है। इसमें लोहे का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। अब इस समीकरण को बैलेंस करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम अभिकारक की ओर देखेंगे। अभिकारक में Fe की संख्या है 1 और उत्पाद में Fe की संख्या 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अभिकारक में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इधर लगाएंगे 3। इससे क्या होगा कि Fe के परमाणु की संख्या 3 और 3 दोनों तरफ इक्वल हो जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या है 2 इस साइड में अभिकारक की ओर, और उत्पाद वाली साइड में हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या भी 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक की तरफ 1 और उत्पाद में इसके ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 4, इसलिए ऑक्सीजन में करेंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर करेंगे और यहाँ से हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ पर लिख देंगे। इससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा।
अब यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8 हो गई। इसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। इससे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8 इक्वल हो जाएगी और इस तरह से हम एक समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आप लोगों ने कक्षा 9th में, क्लास 9th में द्रव्यमान संरक्षण के बारे में पढ़ रखा होगा कि जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनका जो कुल द्रव्यमान होता है रिएक्शन करने के बाद भी वही द्रव्यमान रहता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे की ओर एक समीकरण है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब इस तरफ में अभिकारक जो है उसके अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और इस तरफ उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इधर 2 और इस साइड में 1 है। तो इसलिए इनको बैलेंस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करते हैं। यानी रिएक्शन करने से पहले कुल द्रव्यमान पदार्थों का रिएक्शन करने के बाद भी वही होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। इनमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके सिर्फ एक ही पदार्थ यानी एकल पदार्थ का निर्माण करते हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोयले का जब दहन करवाया जाता है, कार्बन का दहन करवाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक ही पदार्थ CO2 का निर्माण होता है। इसी तरह जल के निर्माण में भी हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो एक ही पदार्थ यानी H2O का निर्माण होता है। यहाँ देख सकते हैं आप A और B आपस में रिएक्शन करके एक पदार्थ का निर्माण यानी C पदार्थ का निर्माण करते हैं। अगली जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अभिकारक हमने A लिया है जो कि B और C में टूट जाता है, या B या C या 2 से अधिक पदार्थों में भी ये टूट सकता है, यानी वियोजन हो सकता है। ये वियोजन अभिक्रिया कई तरह से होती है। एक होती है इसमें से ऊष्मीय वियोजन, दूसरी होती है इसमें वैद्युत वियोजन और तीसरी प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश देकर के वियोजन, वैद्युत धारा देकर के वियोजन और ऊष्मा द्वारा वियोजन। 3 वियोजन हो सकती है इसमें। अभिक्रियाओं का वियोजन 3 तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, हम अभिकारक को ऊष्मा देकर के उसका वियोजन करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक CaCO3 लिया गया है जिसको ऊष्मा देकर के इसको वियोजित किया गया है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अगला जो वियोजन है वो है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में क्या होता है, हम उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वैद्युत धारा प्रवाहित करने से पदार्थ का वियोजन हो जाता है। पदार्थ 2 या 2 से उत्पादों में टूट जाते हैं। जैसे जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने से इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व अलग अलग हो जाते हैं। अगला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन एक ऐसा वियोजन है जो सूर्य की उपस्थिति में होता है। ये वियोजन जैसे AgCl का जो वियोजन करवाया जा रहा है, इसका वियोजन सूर्य की उपस्थिति में करवाया जाता है तो क्या बनता है, Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन यहाँ पे अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी ब्लैक एंड वाइट में फोटोग्राफी में किया जाता है। अगली जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व उसके यौगिक से
कम क्रियाशील तत्वों को वहाँ से विस्थापित कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं रिएक्शन में, यहाँ लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी बाहर की ओर निकाल देता है। अगली जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे रिएक्शन में, सोडियम सल्फेट जो कि बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अब ये जो सोडियम है वो दूसरे यौगिक बेरियम क्लोराइड से बेरिलियम को हटा करके अपना स्थान ले करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। वही बेरिलियम क्लोराइड में से बेरिलियम क्या होता है, सोडियम को विस्थापित करती है उसके स्थान से और बेरिलियम सल्फेट का निर्माण करती है। यानी यहाँ दो तत्व ऐसे हैं जो अपने स्थानों को आपस में अदला बदली कर रहे हैं। वो बेरिलियम कहता है भाई तू मेरे पास में आ जा, मैं तुम्हारे स्थान ग्रहण कर लेता हूँ, ये होता है। तो इससे यहाँ जो सल्फेट था, सल्फेट के साथ में सोडियम जुड़ा हुआ था, यहाँ बेरिलियम ने उसका स्थान ले लिया और ये जो बेरिलियम क्लोराइड था उसमें से बेरियम को हटा करके सोडियम ने अपना स्थान ग्रहण करके एक नया यौगिक सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। इस अभिक्रिया के दौरान सोडियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप का अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है। यानी जो रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद उसमें नीचे की ओर देखें तो बेरिलियम सल्फेट के अवक्षेप और वो सफ़ेद अवक्षेप अविलय यानी जो घुलने वाले ना हो अवक्षेप प्राप्त होते हैं। उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होती है? उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना ही उपचयन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाती है। जैसे कि इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। उसके बाद में अपचयन पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास। कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे इस रिएक्शन में देख रहे हैं, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, निकल रहा है। तो यही होता है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन विस्थापित हो रही है, निकल रही है। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। अब इसमें ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है उपचयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया होती है वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले प्रभाव। पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाता है। संक्षारित मतलब खराब होने लगता है। इसको उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। जैसे लोहे पर आपने जंग लगना देखा होगा, लोहे पर जंग लगना ये होता है कि लोहा जब भी नमी की उपस्थिति में आता है या पानी की उपस्थिति में आता है तो वो संक्षारित होने लगता है
वो नमी की उपस्थिति में लोहा नमी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उससे रिएक्शन कर लेता है, जिससे उसकी परत क्या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। अगला जो एग्जाम्पल है, चांदी पर काली परत चढ़ना, ये भी एक संक्षारण होता है। तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये भी देखा होगा आप लोगों ने कि जब भी तांबे को कहीं रख दिया जाता है लंबे समय तक के लिए तो उस पर क्या होता है, हरी परत जैसी कुछ चढ़ने लगती है। ठीक, अब इससे जो बचाव किया जा सकता है, इनको कैसे बचाया जा सकता है संक्षारित होने से, इसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम पेंट का उपयोग भी करते हैं। लोहे पे पेंट का उपयोग करके पेंट करके उसको संक्षारित होने से बचाया जा सकता है, या बहुत सारी विधियां हैं, ग्रीस वगैरह का उपयोग करके हम पदार्थों को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। अगला जो उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव है वो एक है विकृति गंधिता। ये क्या चीज़ है, वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई पदार्थ जो कि तैलीय और वसीय होती है उनको एक लंबे समय तक रख देते हैं तो वो वायु के संपर्क में आती है, यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है तो उपचयित हो जाती हैं और इससे वो पदार्थ खराब हो जाते हैं, स्वाद में भी और गंध में भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है विकृति गंधिता। जैसे आप लोगों ने चिप्स वगैरह लेज वगैरह खाए होंगे तो उसको जब ओपन करते हैं तो उसमें खूब सारी हवा भरे रहती हैं और वो हवा क्या होती है, नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है कि आपके चिप्स के पैकेट के अंदर जो भी पदार्थ हो उन्हें ख़राब होने से बचाया जा सके, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और जैसे ही वो कुछ समय के लिए वायु की उपस्थिति में आती है तो उसका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम तापमान के आधार पर भी देख सकते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे प्राकृतिक गैस का अगर हम दहन करवाएं, प्राकृतिक गैस जो होती है हमारी होती है मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करवाया जाता है तो उत्पाद का निर्माण होता तो है, लेकिन उसके साथ में ऊष्मा भी निकलती है। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल जो कि गैसीय अवस्था में यानी भाप की अवस्था में बन रही है और साथ ही साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्गत हो, ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, तो वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये क्या चीज़ है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती हो। जैसे आप लोगों ने वियोजन अभिक्रिया पहले पढ़ चुके। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए हम उसको क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में उसको वियोजन करवाते हैं या फिर विद्युत द्वारा उसका वियोजन करवाते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़े वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया हो। उम्मीद करता हूं कि आपको पाठ के सभी विषय अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्त को शेयर करें और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक अच्छा सा लाइक कर दें और कमेंट कर दें। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।